वो अपने विजन के हिसाब से पार्टी को आगे लेके चलेंगे, उनको पॉलिटिकल स्पेस मिलेगी पार्टी के फैसलों में। जी देखें, एक चीज बिल्कुल क्लियर है एंड बड़ी ऑनेस्ट ओपिनियन है कि वोट जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब का है। अगर वोट देने के लिए कोई निकलेगा और अगर वोट डालना चाहेगा तो मियां नवाज शरीफ साहब के नाम के डाला गया, जो नाम उन पे जिसका टैग लगा होगा, जिस शख्स पे, जिस उम्मीदवार पे नवाज शरीफ साहब का टैग लगा होगा, वोट उसको पड़ेगा। जहां तक मियां शहबाज शरीफ साहब की बात है, मियां शहबाज शरीफ साहब जो है एक डिफरेंट डायनामिक से देखते हैं सारी चीजों को, और वो पहले रोज से अपने भाई को, बड़े भाई को बताते रहे। चौधरी निसार साहब इसमें मौजूद थे, चौधरी निसार साहब और जनाब शहबाज शरीफ साहब दोनों बताते रहे नवाज शरीफ साहब को कि ये जो हेड ऑन जा रहे हैं आप इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये मत जाएं, और हेड ऑन जाने से नुकसानात होते हैं। देखिए, अगर मियां साहब का तरीका डिफरेंट होता, मियां साहब का थोड़ा सा हॉस्टाइल एटीट्यूड ना होता, तो मेरे ख्याल में इस वक्त सिचुएशन कुछ और होती। लेकिन जिस तरीके से मियां साहब निकले और उसके बाद जनाब निकल के उन्होंने बिल्कुल फ्रंट फुट पे आके खेलना शुरू कर दिया अगेंस्ट मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वन। ठीक है, राना मुबश्शिर साहब हमारे साथ ही मौजूद रहेगा इस वक्त। उनके साथ बहुत हॉस्टाइल एटीट्यूड था, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, आज के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखें, आइन में ये क्लियर नहीं था कि 62, 63 की कितनी मुद्दत है। बात तो मुख्तसर है और इस पे क्या बंदा तबसरा करे। 5 जजों ने इसका फैसला कर दिया कि ये ताहयात है, तो अब इस पर इंसान क्या बात कर सकता है, क्योंकि ये फैसला पहले हुआ था, इसकी इन्होंने रिव्यू दरखास्त दी और उसकी टाइम लिमिट, नाअहली की मुद्दत क्या है, इस पर काफी गौर व गौस के बाद एक तफसीली फैसला आ गया है। और मेरा ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन के लिए एक फैसला है जिससे उनकी सियासत जो है उसको तकरीबन एहतमाम पे पहुंच गई है। तो यही बात है, और इस पर क्या की जा सकती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन शेख साहब, नून लीग जो है उनके रहनुमा इस फैसले को कह रहे हैं कि 1999 में भी यही फैसला आया था, नाअहल करार दे दिया गया था, और इसी तरह के फैसले से भुट्टो साहब को भी फांसी हुई, और किसी की अहलियत और नाअहलियत का फैसला हतमी तौर पर पाकिस्तान की अवाम करेगी। वो ये इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये कहती है, तो इस मुल्क में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का और कोई काम नहीं होता सिवाय इसके गलत सही और गलत फैसले को डिफेंड करे। अब इनको भुट्टो याद आ गया, और जब 62, 63 में अमेंडमेंट का टाइम था उस वक्त तो इन्होंने की नहीं, इन्होंने कहा नहीं हम इसके हम हामी हैं। तो अब ये 62, 63 का फैसला है, सबको मानना है, कोई इसके अलावा चाराकार नहीं। और मरियम औरंगजेब कहते हैं शेख साहब राब्ता मुनक़ता हो गया, शेख साहब से बात कर रहे थे। हमारे साथ मुनीज़े जहांगीर भी मौजूद हैं। मुनीज़े, जिस तरह से कि बात हो रही थी कि लीगल एक्सपर्ट क्या कहते हैं कि अब रिव्यू पिटिशन में नून लीग जा सकती है या नहीं जा सकती है, और इसके असरात क्या होंगे, खास तौर पर अगर पीटीआई की बात करें तो पीटीआई को इस फैसले से कितना एज मिलेगा? देखिए, जो सियासी मामलात हैं उसके पर मेरे कॉलीग जो हैं वो भी बात कर चुके हैं, मगर मैं एक चीज आपकी नजर में लाना चाहूंगी जिसके कानूनी दूरस नताइज होंगे पाकिस्तान की सियासत के ऊपर कई दिहाइयों तक, उसके ऊपर मैं आपकी नजर दुराने चाहूंगी। इस केस के अंदर सिर्फ ये आर्ग्यू नहीं हुआ था कि ताहयात नाअहली हुई है कि कितनी मुद्दत के लिए हुई है, इस केस के अंदर ये सवाल भी उठाया गया था कि इस बात का तयन कौन करेगा कि सादिक और अमीन जो है वो कौन है, और इसके अंदर क्या हमारे जो मोजिज जज साहिबान हैं वो तयन करेंगे कि सादिक और अमीन कौन है, उसकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर भी कौन बात करेगा। तो ये एक अहम मामला है जिसके अंदर अब ऐसा लग रहा है कि ये बात ये सामने आई है। मैंने पूरी जजमेंट तो नहीं पढ़ी, मगर ये सवाल बार रूम्स के अंदर, पाकिस्तान के तमाम बार रूम्स के अंदर उठाया जा रहा है कि क्या अब हमारे जो जुडिशरी है वो इस बात का तयन करेगी कि पाकिस्तान के अंदर कौन सादिक है और कौन अमीन है। और ये भी बात कही जा रही है और कि एक जमाना था जहां अफगानिस्तान के अंदर तालिबान कहते थे कि ये आदमी सही है या ये नहीं है और इसको इस किस्म की फांसी मिल जानी चाहिए, तो उसके साथ भी इसको कंपेयर किया जा रहा है। और मेरे ख्याल में ये हमारे पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल हिस्ट्री में बहुत अहम फैसला है। इसका रिव्यू का जो स्कोप होता है वो बहुत कम होता है, मगर मुझे बताया जा रहा है कि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पिटिशनर हैं जो पहले नहीं भी थे, वो चाहते हैं कि इसके अंदर रिव्यू हो
और मुझे ऐसा ही बताया जा रहा है कि इसके अंदर चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या कोई और हो, रिव्यू पिटिशन के अंदर जाने का जो इम्कान है वो ज्यादा है। ठीक, आपका मौक़िफ़ सामने आया और इस वक्त हमारे साथ आसमा शिराजी भी मौजूद हैं। आसमा शिराजी, नामालूम अफराद, नामालूम फेसेस, नामालूम वॉइसेस जो है उनका तस्करा किया वज़ीर मुमलिकत इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने। उनका कहना है कि बड़ी प्लानिंग से जो है उनको नाअहल करार दे दिया गया, पहले वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टरशिप से, फिर उसके बाद पार्टी सदारत से, फिर सेनेट के इलेक्शन में पार्टी को दूर रखा गया और आज जो तसलसल वो ये कह रही हैं कि ताहयात पाबंदी। किस तरफ उनका इशारा है? और जाहिर है कि जो इस वक्त हेड ऑन कोलिशन की तरफ जा रहे थे, जो पॉलिसी थी मियां नवाज शरीफ साहब की और शहबाज शरीफ साहब जो बिल्कुल उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, बसमैद चौधरी निसार, तो ये क्या अब यहाँ पे कुछ आप रुकता हुआ देख रही हैं या आगे ये जो पॉलिसी है तसलसल, ये तसादुम की, ये मजीद आगे जा सकती है? जी देखिए, तसादुम तो जितना वो कर सकते थे, आज उन्होंने कुछ खवातीन तो वो आई शाराए दस्तूर के ऊपर और उन्होंने एक मुजाहरा किया, उनकी तादाद भी इतनी नहीं थी कि बताई जा सके। लेकिन यह है कि इस तरह का तसादुम तो ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को फेवर करेगा, ना इदारों को फेवर करेगा, और ये वही तसादुम होगा जो कि जिसके बहुत सारे ऐलानात होते रहे और वो कभी भी वो तसादुम पाकिस्तान के लिए फेवरेबल नहीं हुआ। बाकी जहाँ तक बात रही कि वजीर इत्तलात साहिबा जो हैं वो जब ये बातें कह रही थी, वो बहुत सारी नामालूम बातें उन्होंने कही हैं, नामालूम लोगों की तरफ इशारे किए हैं। सिर्फ ये इशारे ही कर सकते हैं और ये इशारे ही करेंगे। बात ये है कि जब इदारों की मजबूती की बात होती है और जब इदारों को तक़वियत देने की बात होती है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने कभी भी जमहूरी इदारों को उस तरह से तक़वियत नहीं दी, मजबूती नहीं दी। ठीक है, ये जो फैसला था इसके ऊपर बहुत सारे गलत, हम उसके ऊपर इसकी तनकीद कर सकते हैं क्योंकि फैसलों के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी तो देखे कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या किया। दुख इस बात का है कि इस वक्त जो नाहिलियत सादिक और अमीन ना होने के ऊपर है, उसका हमेशा हिस्सा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज रही है और मियां नवाज शरीफ रहे हैं, और आज वही फसल जो बोई गई थी उसी को काटा जा रहा है। तो जब वो काटा जा रहा है तो वही लोग बोल रहे हैं जिन्होंने इस फसल को बोने में अपना किरदार अदा किया था। काश के ये हो कि पाकिस्तान की पार्लियामान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कम अज कम इस बात के ऊपर बार बार कहती रही है। जो बात आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वो कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज कहती थी, उस जगह पे खड़ी होती थी, और पीपल्स पार्टी उस वक्त भी कहती थी। पीपल्स पार्टी आज भी कह रही है कि इदारों को मजबूत करें, इस तरह की जो तरामीम थी उनको खत्म किया जा सकता था, और जब खत्म करने का वक्त आया था, अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज तारीख में के उस हिस्से में जाके खड़े हो गए जहां पे आज उनके ऊपर तनकीदी कलमात जो हैं वो बोले जा रहे हैं। जहां तक तसादुम का वाक़या है, ये तसादुम अगर होता है खुदा न खास्ता इदारों के बीच, और अब तो नाहिलियत हो गई है, और ये नाहिलियत नविश्ता दीवार थी, क्योंकि ये कोर्ट ने ये आइन की शिक खुद नहीं बनाई, और कोर्ट ने ये इससे पहले भी जितने फैसले इसके ऊपर हुए हैं उसकी प्रेसिडेंट मौजूद थी। अदालत ने वही कानून लागू किया है जो कि आइन के अंदर मौजूद था, और ये हम उसको बेशक जो भी कहें कि मैलाफाइड इंटेंशन थी या जो कुछ भी था, मगर ये तो पाकिस्तान की पार्लियामान ने ये कानून बनाया था ना, ये शिफ्ट तो उन्होंने शामिल की थी। तो इसका शिकार सियासतदान हो रहे हैं, सियासतदान होंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज समेत इससे पहले जाली डिग्रियों के केसेस में भी आपने देखा ये सब चीजें आती रही हैं। उस वक्त भी वक्त था कि ये सारी चीजें की जा सके, उस वक्त भी पार्लियामान के पास ये वक्त था कि कंसेंसस डेवलप किया जाए, और 23वीं आईनी तरमीम भी आई और 24वीं भी आई, लेकिन ये नहीं हो सकी। बहुत सारी चीजें नहीं हो सकी जो कि होना थी। खैर अब चूंकि एवोल्यूशन है, इर्तिका का अमल है, तो हो सकता है कि हम ये कहें कि अगले कुछ अरसे में जब नई पार्लियामान आएगी, अगर इसी तरह की पार्लियामान आई जिसमें सही मानों में जो सियासी चेहरे हैं वो पार्लियामेंट के अंदर आए, तो फिर कोई अच्छी उम्मीद की हो सकती है, लेकिन सरे दस्त तो ऐसा नजर नहीं आ रहा। जिस तरह की इशारे मरियम औरंगजेब साहिबा करेंगे, हम पिछले कई प्रोग्राम्स में ये बात उठा रहे हैं कि देखिए जो इस वक्त गैर फितरी तौर पे तब्दीलियां पाकिस्तान की सियासत और जो गैर फितरी ग्रुप्स बनाने की कोशिश की जा रही है, उससे पाकिस्तान की ना सिर्फ सियासत बल्कि रियासत को भी नुकसान होगा। और अभी कल इमरान खान साहब ने इसी बात की, देखिए कोई और नहीं बोल रहा, कल
इमरान खान साहब से बात की है। ये बहुत कम अनफॉर्चुनेटली मीडिया ने इसको हाईलाइट किया है। हमने कल इसके ऊपर सैर हासिल बहस की कि भाई आज तो इमरान खान साहब भी बोल पड़े कि ये गैर फिक्री जो ग्रुप्स हैं ये बनाने बंद कर दें ताकि जो नजरियाती सियासत है वो किसी हद तक रह सके। तो ये बड़ा ही बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन है जिसपे अभी भी पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों को एक लार्जर एजेंडे और खास करके PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक लार्जर एजेंडे के लिए बैठना चाहिए। ये जो सच्चाई और मुफाहमत कमीशन की बात हो रही है इसके ऊपर भी PMLN को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, बिठाना चाहिए, चीजों को तय करना चाहिए और मिसाफ भी इसके अंदर लानी चाहिए। और हमें यकीन है किसी न किसी मरहले के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी दोबारा से उस पूरे प्रोसेस का यानी एक बार फिर मुफाहमत की पॉलिसी अपनानी चाहिए। हमारे साथ ही मौजूद रहेगा आसमा शराजी, राना मुबश्शिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। राना साहब, बात हो रही थी चौधरी निसार साहब के, जिस तरह से कि चौधरी निसार साहब मशवरे देते रहे मियां नवाज शरीफ को कि इदारों से तसादुम ना करें और वो इस बात पर नाराज भी रहे। आप क्या समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ के इर्द गिर्द जो मशवरे देने वाले लोग थे उन्होंने ही जो है आखिरी दम पर इनको जो है जिस तरह से नाअहल हुए हैं, गलत मशवरे दिए गए, जो इर्द गिर्द लोग बैठे हुए थे वो सही तरह से रहनुमाई नहीं कर सके? एक दफा मेरा एक छोटा सा वाकया आपके साथ शेयर करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के साथ भी। एक दफा एक इंटरेक्शन हुआ बहुत साल पहले मियां नवाज शरीफ साहब से मेरा, और मेरे ख्याल में वो आखिरी इंटरेक्शन था, उसके बाद इंटरेक्शन नहीं हुआ। उसमें मैंने उनसे पूछा जी कि आपने फॉरेन करेंसी अकाउंट्स मियां नवाज शरीफ साहब क्यों आपने फ्रीज कर दिए थे? तो उन्होंने कहा जी कि मुझे मशवरा दिया था डॉक्टर इशरत हुसैन ने, वो जो IBA का डायरेक्टर होता था, और उसने मुझे मशवरा दिया था और उसके बाद जनाब वो कोई स्टेट बैंक से में भी रहा है, तो उसने मुझे मशवरा दिया था, गवर्नर स्टेट बैंक भी रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसने मुझे मशवरा दिया था कि जनाब फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज। तो मैं कहा मियां साहब उसने तो मशवरा दिया था आपको, लेकिन आपने खुद नहीं सोचा या किसी और से नहीं पूछा आपने कि अगर फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज कर देंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा उसका? और क्या मैंने नहीं पता, उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कर दिए। तो मैंने कहा जी फिर वो 3-4 रोज 5 रोज का जो टाइम था जिसमें आवाजें आ रही थी और उसमें पैसा जा रहा था बाहर, धड़ाधड़ जा रहा था, वो पैसा किसका गया बाहर? तो उन्होंने क्या साढ़े अपनी सन जिन्हों ने गए से। सो पॉइंट इज कि मियां नवाज शरीफ साहब जो है, अगर डॉक्टर इशरत हुसैन एक ठीक है सो कॉल्ड आई वुड से इंटेलेक्चुअल है एक आदमी, और उसने एक मशवरा दे दिया नवाज शरीफ साहब को कि जनाब फॉरेन करेंसी अकाउंट सीज कर दे, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने सीज कर दिए। इसी तरह ये मैं आपको बार बार जो किस्सा एक बयान कर रहा हूँ कि लोगों ने, इनके अपने चाहने वालों ने, जो बड़े यहाँ पे जियाले हैं, मुस्लिम लीग नून के जियाले हैं, जब मियां शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि जनाब ये आपके वकील कानूनदान मियां नवाज शरीफ साहब आपको जो मशवरे दे रहे हैं वो गलत दे रहे हैं, और ये जनाब अगर आप हॉस्टाइल एटीट्यूड रखेंगे अगेंस्ट द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या अगेंस्ट द जुडिशरी तो आप केस कैसे लड़ेंगे? लेकिन वहां पे तालियां बज रही थी और मियां साहब खुश हो रहे थे, जनाब के मेजॉरिटी लोग वहां पे तालियां बजा रहे थे, और उनमें मेजॉरिटी ये जो मुस्लिम लीग नून वाले मौजूद थे, और जो मुस्लिम लीग नून का जियाला मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो वहां पे मौजूद थे, तालियां बजा रहे थे। कुछ लोग उनमें से अब छोड़ के भी जा चुके हैं, सिर्फ इस वजह से कि मियां साहब समझ ही नहीं रहे थे कि हो क्या रहा है। मियां साहब को उस एक दायरा था, एक इर्द गिर्द उनके बना हुआ था दायरा, जो लोग कहते थे वाह जी वाह मियां साहब बस कमाल कर दिया जी आपने, आज तो आपने ये बयान दे दिया, आज वो दे दिया। इट्स मोर देन दैट। एक लीडर जो है, ठीक है, बात करते हैं कि दाखिली सियासत जो है इस वक्त मुस्लिम लीग नून की, उसके हवाले से गरीदा फारूकी भी हमारे साथ मौजूद है। क्या असर पड़ेगा, कितना स्पेस मिलेगा अब मुस्लिम लीग नून को शीन बनने में? शहबाज शरीफ साहब जो है पॉलिटिकल स्पेस उनको कितनी मिलेगी? और जो बात इस नहज तक पहुंची बार बार समझाने के बावजूद, जो ज़ाहिर के मौक़िफ़ था शहबाज शरीफ साहब का और चौधरी निसार साहब का कि इदारों के दरमियान जो है वो तसादुम किसी सूरत हाल ना हो, तो ये मामला कहां बिगड़े? गरीदा आप क्या समझती हैं, क्या एनालिसिस है आपका कि पार्टी को नुकसान यहां तक कैसे पहुंचा? देखिए, एक तो आपकी आवाज मुझे बहुत कम आ रही है, तो जरा ये अपने पीसीआर में प्रोड्यूसर्स को कह दें कि आवाज जरा बढ़ा दें। और आपका सवाल जितना मैं समझ पाई हूँ, आप नून लीग की अंदरूनी सियासत के बारे में सवाल कर रहे हैं। देखिए, अंदरूनी सियासत को इस फैसले से कुछ ज्यादा फर्क इस तरह से नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब ने पहले ही भांप लिया था और इसीलिए उन्होंने खुद के लिए ताहयात क़यादत मुंतखब की थी। शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो सदर बन गए थे।
अब नवाज शरीफ साहब को ये भी पता है कि उन्हें डेफिनेटली नैब केसेस में सजा हो जानी है, उन्हें जेल हो जानी है। और जाहिर है इमरान खान साहब भी उसके लिए एक माहौल तैयार कर रहे हैं। अडियाला जेल की सफाइयों के वो बार बार बयानात देते हैं। असल जो मामला है वो ये होगा कि क्या मरियम नवाज को भी सजा होती है, क्या उनको भी जेल जाना पड़ता है या नहीं। अब दो सिनेरियोज हो सकते हैं कि या तो नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों को जेल हो जाए और दोनों सलाखों के पीछे चले जाएं और पार्टी की जो क़यादत है वो ओवरऑल शहबाज शरीफ साहब बाहर संभालें। दूसरी सूरत हाल ये हो सकती है कि सिर्फ नवाज शरीफ साहब को जेल हो जाए, मरियम नवाज साहिबा बाहर हों। अब दोनों सूरत हाल जो भी होगी उसमें पॉसिबिलिटी वो बड़ी लीथल होगी। अगर तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज दोनों को जेल हो जाती है तो फिर नून लीग का सिंपैथी वोट बहुत बढ़ जाएगा। अगर सिर्फ नवाज शरीफ को होती है और मरियम नवाज बाहर होती हैं तो भी एक लीथल कॉम्बिनेशन होगा कि मरियम नवाज जो है फिर नवाज शरीफ के बयानिए को आगे बढ़ाएंगी। लेकिन आज के फैसले के बाद मैं समझती हूं कि शहबाज शरीफ के बयानिए को तक़वियत मिलेगी। ये सोच कहीं ना कहीं पैदा होगी कि जो जारहियत है, जो जारहाना रवैया है, उसको थोड़ी सी कम से कम उसमें कमी लाई जाए, क्योंकि अब सजा तो होनी है, ये तो नविश्ता दीवार है, ये तो हर एक को मालूम है। क्योंकि जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, जिस तरह का एक सिनेरियो इस वक्त डेवलप हो चुका है, तो ये तो लग रहा है कि नवाज शरीफ साहब को सजा यकीनी है। ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है कि उन्हें क्लीन चिट नैब की तरफ से दे दी जाए। लेकिन अब उसके बाद नून लीग का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि जनूबी पंजाब के लोग जिस तरह से अलहदा हो रहे हैं, दीगर इलाकों के लोग भी अलहदगी के बारे में सोच रहे हैं, उनको शहबाज शरीफ ही मुत्तहिद रख सकते हैं। और शहबाज शरीफ को मुत्तहिद रखने के लिए जरूरत है कि उनका जो बयानिया है वो आगे चल के आए, वो नून लीग का असल बयानिया बने। इसमें चौधरी निसार का कल का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसको आज के तनाजुर में देखें। उन्होंने कहा कि जी हमें मिलकर सोचना होगा कि हमारे जमात का बयानिया असल में है क्या। तो ये आइंदा आने वाले दिनों में आपको नजर आ जाएगा। मरियम औरंगजेब साहिबा ने जिस तरह की बातें की हैं, वो लग रहा है कि नून लीग एक दफा फिर शायद जारहियत का रुख इख्तियार करे। ठीक है, फरीदा आपको यहाँ पर इंटरप्ट करूंगी आपसे। देखिए, कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है, कोई ना कोई तो इशू है कि जनाब मियाँ साहब की बनती नहीं है। मियाँ साहब जिस बंदे को खुद अपॉइंट करते हैं, चाहे वो मुशर्रफ हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको अपॉइंट भी खुद करते हैं, फिर बाद में उनके साथ उनकी बनती भी नहीं है, उनके साथ चल भी नहीं सकते वो। तो प्रॉब्लम किसके साथ है? प्रॉब्लम देखे किसी और प्राइम मिनिस्टर के साथ ऐसा नहीं होता, किसी और चीफ के किसी और चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ ऐसा नहीं होता कि उनकी बने ना जनाब। पता है हमें नवाज शरीफ साहब की क्यों यहाँ पे सींग गड़ा के फंसा के बैठ जाते हैं मियाँ साहब? तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मियाँ साहब स्ट्रेटजी, या मियाँ साहब की अप्रोच में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। वो क्या है वो फिगर आउट करने की जरूरत है, वो समझने की जरूरत है कि क्या प्रॉब्लम है भाई, कि आप अपॉइंट भी खुद करते हैं लोगों को, फिर आपकी बनती भी नहीं है फौज वालों से, क्यों नहीं बनती? अच्छा, फिर उसके अलावा एक और भी बड़ा मसला है जी। उसके अलावा मसला ये है कि मियाँ साहब जब जद्दा में रहे हैं, जब जद्दा में थे और मुशर्रफ के दौर में जब चले गए, तो वहां पर भी उनको यही प्रॉब्लम थी। वहां पे हालांकि उनके पास कोई इख्तियारात नहीं थे, वहां पे उनके पास कोई कुछ नहीं लेना देना नहीं था, लेकिन वहां पे मियाँ साहब जब सीढ़ियां उतर के नीचे आते थे तो नीचे आवाज आती थी प्राइम मिनिस्टर साहब आगे, प्राइम मिनिस्टर साहब आगे। वो हमेशा होता है जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी होते नवाज शरीफ साहब, उस वक्त भी आवाजें यही देते हैं लोग कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब नीचे आ गए, प्राइम मिनिस्टर साहब आके बैठ के प्राइम मिनिस्टर साहब कहते रहते। लेकिन उस वक्त भी जद्दा में भी यही सुनने में आया जनाब कि जब ये सीढ़ियां उतर के नीचे अपने सिटिंग रूम में आते थे तो वहां पे भी इनको कोई ना कोई क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, किसी न किसी फौज के जर्नैल को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, हालांकि उस वक्त यहाँ से ये बाहर गए हुए थे मियाँ साहब। सो उनको कोई प्रॉब्लम है, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद मियाँ नवाज शरीफ साहब कि उनकी नहीं बनती फौज वालों से, या उनकी नहीं बनती उन लोगों से जिनको वो खुद अपॉइंट करते रहे हैं और ये कर आज तक किया है उन्होंने। सो व्हाट इज रॉन्ग विद, मैं पर्सनली थिंक कि उनको खुद इस चीज़ को देखना चाहिए मियाँ नवाज शरीफ साहब को कि या तो उनमें कोई फ्लॉ है, तो या फिर उनकी असेसमेंट में कोई फ्लॉ है। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद मियाँ नवाज शरीफ साहब, जो उनके फैसलों में कोई ना कोई गलती होती है, या फैसले वो करते भी हैं जो लेकिन निभा नहीं सकते, उनके साथ चल नहीं सकते।
अच्छा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी ने क्या सीखा, क्योंकि एक पॉलिटिकल प्रेसिडेंस जो है यहाँ पे पाई जाती है। फारूक लगारी साहब ने, जो कि खुद सदर थे, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, बीबी की हुकूमत उन्होंने खत्म की थी। अब ये फरमाइए कि आगे चल के बड़ी मुफाहमत की सियासत जो है वो जरदारी साहब लेके चले, तो क्या ये चीजें सीखी हैं पीपल्स पार्टी ने जिसको मियां नवाज शरीफ साहब जो है वो नहीं उसके ऊपर अमल कर पाए? देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब, मियां आसिफ जरदारी साहब ने एक पूरी कैद काटी थी, जैसे भी काटी, अच्छी काटी, बुरी काटी, आसान काटी, लेकिन कैद होती है। आसिफ जरदारी साहब ने कैद काटी। अगर आपको ये कह दिया जाए ना कि आप इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, आपको सारी ज़रूरियात इसी कमरे में मिल जाएंगी, लेकिन बाहर नहीं आप जा सकते, वो भी एक बड़ा इशू होता है। आपको एक आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है कि यार ये मेरे पे रिस्ट्रिक्शन क्यों लगा ली। लेकिन अगर आसिफ जरदारी साहब को देखा जाए तो उन्होंने तकरीबन 9 से 11 साल के लगभग उन्होंने कैद काटी। अब उस कैद में उन्होंने बड़ा कुछ सीखा भी, ठीक है। उनके अंदर फ्लॉज भी हैं, उनकी लीडरशिप में भी फ्लॉज हैं, उनके डिसीजन में भी फ्लॉज है, उनके अंदर भी फ्लॉज है, करप्शन के भी चार्जेस हैं उनकी हुकूमत पे सिंध में। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम उन्होंने एक चीज़ बिल्कुल ठीक सीख ली। वो सीखी ये उन्होंने कि देखे, कियानी साहब थे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, कियानी साहब को उन्होंने जो भी किया उसके बाद जो भी इल्ज़ामात लगते रहे कियानी साहब के भाइयों पे, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन कियानी साहब को अपने दौरे हुकूमत में आसिफ जरदारी साहब साथ लेके चलते रहे और उनको जनाब नया टेन्योर भी दे दिया 3 साल का, और उनको साथ अपने रखा उन्होंने। देयर रीजंस फॉर दैट। उन्होंने कहा कि बस जो भी है इनको साथ बना के रखो, क्योंकि दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस कंट्री। जो फौज है वो कोई इजराइल से तो नहीं आई, किसी दूसरे मुल्क से तो पाकिस्तान की फौज नहीं आई हुई, इसी मुल्क के लोग हैं। और ये लोग जो है यही हमारी, आप क्रिटिसाइज जरूर करें फौज को, लेकिन पक्के पैरों पे करें फौज को क्रिटिसाइज, क्योंकि फौज को क्रिटिसाइज करने के लिए हवा में या मुंह से कह देना काफी नहीं है कि जनाब फौज गलत है। नो, आपने जरूर करें क्रिटिसाइज फौज को, लेकिन पक्के पैरों पे करें जब आपके पास सॉलिड कोई चीज है, ताकि वो फौज वाले भी अपनी इस्लाह कर सके। ऐसे नहीं कि आप बैठे जी फौज ने ये कर दिया या वो ऐसे हाथ हैं जनाब जो नजर नहीं आते, उन्होंने ऐसे कर दिया। मतलब ये स्टेटमेंट्स जो है, आप या तो खुल के बोलो जी कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है। कौन साजिश कर रहा है भाई? हुकूमत आपकी, आपके प्राइम मिनिस्टर आपके, कैबिनेट आपकी, हर जगह पे आप, साजिश हो रही है। ऐसे हाथ साजिश कर रहे हैं जनाब जो नजर नहीं आते। ओके भाई, आपको भी पता होगा वो कौन से हाथ हैं। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आपको पता ना हो। जो हुकूमत के मिनिस्टर ये सब लोग आके कहते तो बताएं कौन से हाथ हैं, लोगों को बताएं। जब इतनी बातें आप कर रहे हैं, इतना क्रिटिसाइज करते हैं आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को या जुडिशरी को फॉर दैट मैटर, तो आप यही JIT बनी थी। आप मियां साहब के लोगों ने जो तालियां बजाते रहते हैं हमेशा, उनके इर्द गिर्द खड़े होके मिठाइयां बांटते रहे, उनको जनाब तालियां बजाते रहे, लो जी लो, बड़ा वाह जी वाह, बड़ा काम हो गया जी, बड़ा काम। सही कहा आपने राना साहब के हवा में बातें नहीं करनी चाहिए, सॉलिड बात करनी चाहिए, रीजंस के साथ और प्रूफ के साथ। आसमा शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा साहब, जिस तरह से के बशीर साहब बात कर रहे थे और उनका यही कहना था कि फौज से मियां साहब की कभी नहीं बनी, और अगर तनकीद भी कर रहे हैं तो सॉलिड बेसिस पर तनकीद करें। आप क्या समझती हैं, क्या वजूहात हैं जो मियां साहब को इस दौरान पर ला खड़ा करें? देखिए, मियां साहब से गलतियां बिल्कुल हुई हैं, लेकिन ये कहना कि खाली उनसे गलतियां हुई हैं, ये मेरे ख्याल है काफी ज्यादती होगी। पाकिस्तान के सियासतदानों ने गलतियां की हैं, और लेकिन ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती, हमेशा 2 हाथों से बचती है, इसको याद रखना चाहिए। और जब पाकिस्तान में वाकई जो भुट्टो जैसा लीडर जो था, वो सिविलियन बालादस्ती जिसने लोगों को बताई कि आवाम की नुमाइंदगी क्या होती है, मजदूर किसान को जिसने आवाज दी, जब उसको फांसी की उस पर चढ़ा दिया गया सूली पर, तो फिर उसके बाद तो फिर सिविलियन बालादस्ती का ख्वाब जो था वो ये पैगाम ही था। इनफैक्ट कि अगर आप बात करेंगे आवाम की तो आपके साथ यही होगा जो तख्ता-ए-दार पे लटकता हुआ भुट्टो है। तो ये उस वक्त ये हो गया, मगर ये चीजें ठीक नहीं हुई। और अभी भी मसला ये है कि ये अब ना तो 90s है, ना ये 20s है, ना ये 80s है। पाकिस्तान की जो सियासत है इस वक्त की, वो पाकिस्तान की एक जदीद रुख में है। मसलन ये कि आप ना बताएं, मतलब मीडिया लोगों को ना दिखाए, मीडिया चीज ना करे, लेकिन सोशल मीडिया मौजूद है।
आप किस तरह से लोगों की आवाज को दबाएंगे, किस तरह से लोगों के जज्बात को और जो उनका ख्यालात हैं उनको आप कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल है ये अब वो हथकंडे नहीं इस्तेमाल होने चाहिए जो कि 90s की सियासत में होते रहे, और यही सियासतदानों के लिए भी है कि वो सब काम ना करे जो कि 90 की दहाई में होते रही और बार बार किया। मिसाके जमहूरियत इसीलिए किया था मोहतरमा ने कि सब चीजें बैठ के तय कर ली जाए और उसके बाद एक दूसरे की टांगे ना खींची जाए। हुआ क्या कि टांगे हुकूमतें नहीं गिराई गई, लेकिन हुकूमतें गिराने के अलावा सब कुछ किया गया। मियाँ साहब मेमो में चले गए और पीपल्स पार्टी की हुकूमत को उस वक्त के जो सिटिंग प्रेसिडेंट थे उनको, मतलब मेमो क्या था, एक गद्दारी का लेबल था जो कि लगाया जा रहा था, लेकिन मियाँ साहब काला कोट पहन के गए। इसी तरह से जरदारी साहब जो हैं, जब उनकी बारी आई, अभी जो बलूचिस्तान में चीजें हुई उसमें वो भी ठीक है वो सामने नहीं आए, मगर बहुत सारी चीजें सामने आ गई और वो भी चले गए। तो बहुत सारी चीजें मिसाके जमहूरियत के होते हुए भी नहीं हुई। तीसरी कुव्वत हमेशा से बालादस्त रही और अभी भी बालादस्त है, मगर कि कब तक ये होता रहेगा ये बहरहाल एक बहुत बड़ा सवाल है और इस पे पाकिस्तान के सियासतदानों को ही सोचना है, किसी और को नहीं सोचना, कोई और नहीं सोचेगा इस मामले के ऊपर। हम पता नहीं क्यों, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि आने वाले दिनों में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि सिविलियन बालादस्ती के ऊपर यकीन रखती हैं वो यकीनी तौर पर इसके ऊपर बात करेंगी, लेकिन इसके लिए मियां नवाज शरीफ ने जो तारीख में किया उनको माफी शाह महमूद कुरैशी साहब से यही बात एक्सपेक्ट कर सकते थे। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आई कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला तस्लीम करते हैं, जबकि जहांगीर तरीन तो खुद अपनी नाअहली का फैसला तस्लीम नहीं कर रहे। उन्होंने ट्वीट कर दी, उन्होंने कहा कि जी ये नाअहली पर मेरा जो है वो फैसला अभी नजरसानी में गया हुआ है, वो सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं नजरसानी के लिए। तो ये जहांगीर खान तरीन साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के दरमियान क्या चल रहा है? ये शाह महमूद कुरैशी साहब क्यों डर पे हैं कि जहांगीर तरीन को डेफिनेटली वो नाअहल करवा के रहेंगे? क्यों वो उनकी ताहयात नाअहली चाहते हैं, जबकि जहांगीर तरीन साहब तो अपनी नाअहली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं? तो ये क्यों कह रहे हैं शाह महमूद कुरैशी साहब कि जी हम तस्लीम करते हैं जहांगीर तरीन की नाअहली का फैसला? अगर तो कोई और मामला है तो वो तो सबके सामने है कि किस तरह से धड़ेबंदी है, जहांगीर तरीन साहब का अलग धड़ा है, शाह महमूद कुरैशी साहब का अलग धड़ा है। और अगर शाह महमूद कुरैशी साहब सिर्फ नून लीग की मुखालिफत में ऐसा बयान दे रहे हैं तो फिर इस पे पीटीआई को भी दोबारा गौर करना चाहिए कि आखिर शाह साहब ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं, अगर वो नवाज शरीफ साहब के मुकाबिल भी तहरीक इंसाफ का एक बयानिया लाना चाह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो आज का फैसला आया है इसके डेफिनेटली एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स होंगे, दूसरा इसके लीगल इम्पैक्ट्स होंगे और दोनों इम्पैक्ट्स बहुत गहरे रहेंगे। क्या नवाज शरीफ साहब रिव्यू में जाएंगे? इसका जाहिर है आज नून लीग इस पर गौर करेगी, उनका अभी इजलास चल भी रहा है, सारा दिन उनके आज इजलास चलते रहेंगे एंड एट द एंड ऑफ द डे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनकी आइंदा की स्ट्रैटेजी सामने आ जाए कि क्या आज के फैसले को वो रिव्यू में जाएंगे। अगर वो रिव्यू में जाते हैं तो उसका मुस्तकबिल क्या होगा? उनको रिलीफ मिलने के इम्कानात फिलहाल तो नजर नहीं आते, क्योंकि कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि इस तरह के फैसलों पे रिव्यू में फैसले टर्न डाउन, स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ करते। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हम आहिस्ता आहिस्ता फैसला पढ़ रहे हैं तो उसमें अब्दुल गफूर लहरी के फैसले का वर्डिक्ट हवाला दिया हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। बल्कि उससे पहले मैं एक चीज कोट करना चाहूंगी कि ये आज जो नून लीग के साथ हुआ है ये इन्होंने खुद अपने साथ किया है। नून लीग ने खुद अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा था जब 18वीं तरमीम 2010 में आने वाली थी। उससे पहले आपको याद होगा कि 62(1)(f में ये अल्फाज शामिल नहीं होते कि देयर बीइंग नो डिक्लेरेशन टू द कॉन्ट्रारी बाय अ कोर्ट ऑफ लॉ। ये जो अल्फाज हैं ये नून लीग ने खुद शामिल करवाए थे। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जब ये 62-63 का कानून बना था तो ये अल्फाज शामिल नहीं थे। ये नून लीग ने खुद अल्फाज शामिल करवाए थे कि कोई भी शख्स सादिक और अमीन उस वक्त तक रह सकता है जब तक अदालत इसके बरखिलाफ फैसला ना दे दे। तो आज नून लीग खुद अपने शिकंजे में फंसी है, खुद अपने पांव पे उसने कुल्हाड़ा मारा है। खुर्शीद शाह साहब जिस बात की निशानदही कर रहे हैं वो यही बात थी कि 2010 में नवाज शरीफ साहब ने, नून लीग ने खुद ये बात 62(1)(f में शामिल करवाई थी कि जब तक अदालत बरखिलाफ फैसला ना दे दे तब तक वो शख्स सादिक और अमीन होता है। खुर्शीद शाह साहब भी यही बात कह रहे हैं। गरीदा जो आपने बात कही है खुर्शीद शाह साहब का भी यही। जी मैंने आपसे कहा ना कि खुर्शीद शाह साहब ने भी इसी बात का हवाला दिया। तो एक बात तो ये होगी कि नून लीग खुद इसकी जिम्मेदार है। जनरल ज़ियाउल हक के साथ साथ जनरल ज़ियाउल हक ने 62-63 दिया,
नून लीग ने उसको मजीद बला बना दिया, उसको मजीद अफरीद की शक्ल दे दी सियासतदानों के खिलाफ, और उसका खुद आज वो शिकार हुए हैं। दूसरा जो अब्दुल गफूर लहड़ी वाला जो केस है वर्सेस रिटर्निंग ऑफिसर का, नसीराबाद 2 का, ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं भी इसको पढ़ रही हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसला दिया है उसमें अब्दुल गफूर लहड़ी का, और अब्दुल गफूर लहड़ी का जो केस था वो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने सुना था। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहा है, और चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब को नवाज शरीफ ने खुद बहाल करवाया था। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उस केस में लिखा था, उस केस में तहरीर किया था कि आर्टिकल 62-63 के हवाले से जो नाअहली है वो ताहयात होती है। इसके अलावा एक दूसरा केस है अलाउद्दीन खान भाइयों का वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने करार दे दिया था कि आर्टिकल 62 के तहत और खासतौर पर 62(1)(f) के तहत जो नाअहली है वो ताहयात होगी। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग सिनेरियो डेवलप हो रहे हैं। जैसे जैसे आप आज के वर्डिक्ट को पढ़ते हैं, खासतौर पे जस्टिस साहब ने जो एक इजाफी नोट लिखा है, जस्टिस अजमत सईद साहब ने, उस इजाफी नोट को पढ़ें तो बड़ी इंटरेस्टिंग सिनेरियो सामने आते हैं, और लगता नहीं है कि नवाज शरीफ को कोई भी रिलीफ मिलने वाला है अनकरीब। और इस वक्त तक वो पार्लिमानी सियासत से तो आउट हो चुके हैं, पार्लिमानी सियासत से वो माइनस हो चुके हैं। अब क्या वो इंदिरा गांधी की तरह पार्लियामेंट से माफ कीजिएगा सोनिया गांधी की तरह क्या वो पार्लियामेंट से बाहर बैठ के अपनी जमात को चलाएंगे? कितना अरसा वो चला पाएंगे? क्या नवाज शरीफ अब कभी भी पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकेंगे? क्योंकि इन चीफ जस्टिस साहब की मुद्दत तो 2019 में खत्म हो रही है। उसके बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब का सीनियरिटी में नंबर है चीफ जस्टिस बनने का। अच्छा गरीबा, जैसे कि आपने इस वक्त कहा कि सियासी अफरेद बन गया है आर्टिकल 62-63, मुनीज़ जहांगीर आपसे जानना चाहेंगे क्या अब आप समझती हैं कि हमारे सियासतदान जो हैं मुस्तकबिल करीब में इस चीज़ को रिव्यू करने की कोशिश करेंगे, इस आइन के आर्टिकल को एक नई आइनी तरमीम के जरिए इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे? हमारे सियासतदान जो हैं अब उस गलती का अजाला करने की कोशिश करेंगे जो मियाँ साहब ने की थी? देखिए, मियाँ साहब ने तो बहुत सारी गलतियां की हैं। अगर आपको याद हो, मेमो गेट केस के अंदर मियाँ साहब खुद एक पिटिशनर बन के चले गए थे, और बाद में उन्होंने अपनी गलती का इतराफ़ किया और उन्होंने कहा कि मुझे आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मेमो गेट के अंदर पिटिशनर बन के नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि वही एक रूलिंग थी तो जो बाद में आके जिसके ऊपर उन्होंने भी ये एक रूलिंग थी जो उनको बाद में उनको भुगतानी पड़ी, और वो यही रूलिंग थी जहाँ पे आर्गुमेंट दी गई थी कि जो कोर्ट्स हैं उनको सियासी मामलात के ऊपर सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए। और यही जो आर्गुमेंट थी वो मियाँ साहब के वकीला ने पैनामा केस के अंदर ली थी कि सुप्रीम कोर्ट को सियासी मामलात के ऊपर सुओ मोटो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि राइट ऑफ अपील भी उसके अंदर नहीं रहती। तो ये भी एक आयरनी है हमारी हिस्ट्री की कि जो सियासतदान माजी के अंदर अपने मिस्टेक दोहराते हैं एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, फिर बाद में उनको भुगतना पड़ता है। इसके अंदर हमें 18वीं तरमीम को भी देखना चाहिए। 18वीं तरमीम रजा रबानी साहब को आर्किटेक्ट कहा गया था, और उस वक्त भी शोर उठा था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कुछ वकला ने भी ये शोर उठाया था कि 18वीं जो तरमीम है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो ओपन फॉर इंटरप्रिटेशन है, जिसके अंदर 62(1)(f) बिलखसूस थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उस वक्त ये कहा था कि 62 और 63 को आप बिल्कुल खत्म कर दें, मगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं मानी। और आज अगर आप 62(1)(f) को पढ़ें तो उसके अंदर इस बात का तयन नहीं किया गया कि नाअहली ताहयात होगी या कुछ देर के लिए होगी, जिसकी वजह से ये जो इंटरप्रिटेशन है ये सुप्रीम कोर्ट और हमारे अदलिया के खाते में आ गई। अब उन्होंने इसके ऊपर अपनी जो एक फैसला है वो आज सुना दिया गया है, मगर इसके ऊपर भी बहुत सारे कानूनी जो नुकात हैं, कानूनी एक अभाम है, वो अभी तक बरकरार है कि इस फैसले के